हे गाइस, कैसे सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। सो आज बात करने वाले हैं गेम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के बारे में। सो ये एक फ़िल्म रिव्यू चैनल है एंड मैं इस पे गेम की बात कर रहा हूँ। मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 मैंने प्ले करा था एंड उसकी एंड में मुझे बहुत इच्छा हुई थी कि मैं 5 को भी प्ले करूँ, पर वो एक्सक्लूसिव टाइटल हो गया एंड उसके कारण मैं इसे प्ले नहीं कर पाया। एंड मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ इसका वॉक थ्रू देखा। सो गेम होने के बावजूद भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे सिनेमैटिक सीन्स हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक फ़िल्म पॉइंट ऑफ व्यू से या एक सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऊपर हैं। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि इस गेम पे डिस्कशन करना ज़रूर बनता है। एंड आज फुल डिटेल डिस्कशन करूँगा, मैं करने की कोशिश करूँगा जो भी मैंने इस गेम से समझा है, जो भी मुझे इसको गेम को देख के लगा है एंड जो भी मैंने जो कुछ भी मैंने नोटिस करा, उन सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड गेम काफ़ी बड़ा था। अगर सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक्स को निकाल दिया जाए तो 7-7.5 घंटे के सिनेमैटिक्स ही हैं बस। एंड बाकी जो है वो गेम अपने खुद है जिसमें आपको प्ले करना है एंड ऑल दो एक्सप्लोरिंग वगैरह सब कुछ करना है। सो लगभग जो मैंने वॉक थ्रू देखा था वो मोस्टली स्टोरी फोकस्ड ही था। सिर्फ और सिर्फ स्टोरी रिलेटेड ही काम उसमें हुआ था, तो वही मैंने देखा है। मैंने कोई साइड मिशंस नहीं देखे हैं, मैंने कुछ अलग से जो मिशंस होते हैं जो कि आपको बोला जाता है करने के लिए, तो मैंने वो कुछ नहीं देखा है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी पे चीज़ पे फोकस करेंगे, मेन स्टोरी लाइन पे फोकस करेंगे, मेन जो चल रहा है स्टोरी में उसी पे चीज़ों पे फोकस करेंगे, उसी बारे में बात करेंगे। एंड इसमें काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं क्योंकि ये एक डिटेल डिस्कशन है, स्पॉयलर डिस्कशन है। सो अगर आपने गेम नहीं खेला है या आपने वॉक थ्रू नहीं देखा है या आपने बेसिकली आपको इस स्टोरी के बारे में नहीं पता है, सो आपके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस एपिसोड को, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक स्पॉइलर वार्निंग वापस से। एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो सबसे पहले जो मुझे चीज़ के बारे में बात करना था वो ये था कि जो वर्ल्ड उन्होंने बनाया है, ऑल द 9 realms एंड जितने भी उन्होंने एक्सप्लोर करी हैं पिछले गेम में या अभी गेम में। सो सबसे पहले जो लेक ऑफ 9 थी वो लेक थी पहले, बट फिम्बलविंटर, आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो विंटर आ जाता है एंड वो पूरी की पूरी जो लेक है वो पूरी जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है एंड बहुत ही तगड़ी वाली जो सर्दी वहाँ पे होती है। सो एक जो सेटअप चेंज सबसे पहले हुआ था एंड उसके बाद में द होल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द 9 realms, कितना अच्छा डेवलपमेंट है वो एंड कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी वहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि द लैंड वेयर अट्रेयस एंड एंगरबोरा सबसे पहले मिलते हैं, वो वाला लैंड उसको सोचना, उसके बाद में जो फ्रेया की जो रेल्म है उसको एक्सप्लोर करना, एसगार्ड जो है उसको एक्सप्लोर करना, उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो करना, बिल्डिंग इन द सेंस कि उसके डिज़ाइन को बिल्डअप करना, सारी चीज़ों को बिल्डअप करना, वहाँ के घर कैसे होंगे, वहाँ के विलेजेस कैसे होंगे, उसके बाद में मिडगार्ड कैसा होगा, मिडगार्ड में कौन सी कैसी क्या सारी चीज़ें होंगी। सो मैंने फर्स्ट जो खेला था गॉड ऑफ वॉर 4 जो मैंने खेला था उसके ऊपर मैंने ऐसा कोई एपिसोड नहीं बनाया है, बट मुझे एक इंस्पिरेशन मिली इसको गेम को ख़त्म करने के बाद में कि मुझे इस पर एक एपिसोड बनाना चाहिए, तो मैं इस पर एक एपिसोड बना रहा हूँ। एंड हो सका तो मैं उसके ऊपर भी एक एपिसोड कवर करने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें। सो सबसे पहले जो मुझे लगा वो था वर्ल्ड डेवलपमेंट। द वर्ल्ड डेवलपमेंट ऑफ दिस गेम वाज रियली वेरी गुड एंड रियली वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से, क्योंकि कलर चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस गेम खेला होगा, प्रीवियस गेम में जब
क्रेटोस वो जब अपने ब्लेड ऑफ केओस जब वो लेने जाता है, सो वहाँ पे द कलर्स द शिफ्ट बिकॉज ऑफ वॉट ही इज सीइंग एंड द वॉर इन रैग्नारॉक, जब आखिरी में जो वॉर होती है उस टाइम के कलर चेंजेस, कलर शिफ्ट, और क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ चल रही है, एंड हाउ द स्क्रीन पे वो कैसे कलर्स आते हैं एंड किस तरीके से वो पूरा का पूरा एक मैं बोल सकता हूँ कि कलर ग्रेडिंग हो रही है या जो भी, वो सच में देखने में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है। एंड द होल वॉर सीक्वेंस जो आखिर में जो वॉर होती है, रैग्नारॉक जो भी होता है वहाँ पे, सो वो सीन पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड द कलर्स आर रियली वेरी गुड। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट, कलर्स, एस्थेटिक्स। अब आते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर या कैरेक्टर आर्ट वर्क के ऊपर। बिल्डिंग के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सो कैरेक्टर आर्ट वर्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ें जो कि हो सकती है, क्योंकि स्पेसिफ़िकली अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं, क्योंकि जो नॉर्स सागा है वहाँ पे तो ठीक है, एक आपके पास में थोड़ा बहुत डिज़ाइन है कि ओडिन कैसे दिखेगा या थॉर कैसा दिखेगा, एंड पर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जैसे सिंड्री का कैरेक्टर है, जो ड्वार्व्स हैं या जो एल्व्स हैं, उसके बाद में जब ब्रॉक एंड क्रेटोस अपना वो जो स्पीयर बनाने जाते हैं या भाला बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनको मोमेंट मिलेगी वो कैसी होगी, मिमियर का डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं। एंड हाउ वुड द कैरेक्टर्स और द विलन्स और द छोटे छोटे जो भी चीज़ें वहाँ पे, चीज़ें नहीं बोलूँगा मैं उन्हें, छोटे छोटे जो भी जो सोल्जर्स आते हैं तो उनका डिज़ाइन कैसा होगा, हाउ विल द बॉसेस ऑफ विल लुक। एंड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे मुझे एक गेम प्ले से रिलेटेड पॉइंट याद आया, क्योंकि मैंने इसको गेम को प्ले नहीं करा है तो मोस्टली मैं गेम प्ले के बारे में बात नहीं करूँगा, मोस्टली मैं स्टोरी से रिलेटेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बात करूँगा। सो गेम प्ले से रिलेटेड ये बात है कहीं ना कहीं, पर जो बॉसेस यहाँ पे रहे थे और जो वैरायटी ऑफ जो कैरेक्टर्स यहाँ पे रहे वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा एंड काफ़ी वाइड रेंज थी। एक चीज़ जो गॉड ऑफ वॉर 4 में मैंने नोटिस करी थी वो ये थी कि विलन्स जो हैं वो थोड़े अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, पर यहाँ रैग्नारॉक में बहुत वैरायटी ऑफ विलन्स हैं एंड बहुत ज़्यादा ही एकदम आपको एक वैरायटी दी गई है, एंड एक बहुत अच्छा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला। हालांकि वो देख ही पाया, मैं खेल नहीं पाया उस गेम को, सो वो अलग बात है, बट वो अच्छा लग रहा था देखने में भी। सो उसके बाद में यहाँ पे जैसे रैग्नारॉक है एंड सारे नॉर्स गॉड्स जो हैं उनसे हम लड़ने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं बॉस फाइट्स के बारे में तो चलो डिस्कस कर ही लेते हैं अब। सो बॉस फाइट्स में जो कि मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा था गॉड ऑफ वॉर में भी, 4th में भी, वो ये था कि कॉम्बिनेशन मूव्स और सिनेमैटिक्स के बीच में जो पॉजेज आते हैं जिसमें आपको बटन्स दबाने पड़ते हैं, सो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी थी मेरे को, एंड वो एक अलग तरीके का गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। एंड द फाइटिंग कोरियोग्राफी, उसके बाद में पावर्स जिस तरीके से बताई गई है, क्योंकि थॉर ही इज़ रियली वेरी पावरफुल, थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उसकी बॉस फाइट भी वैसी ही तगड़ी वाली होनी चाहिए। एंड ओडिन हिमसेल्फ, ऑल फादर उसको गेम में बोलते हैं, ही इज़ लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स क्रेटोस हैव एवर केम अक्रॉस। सो नॉर्स गॉड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड ओडिन की जो फाइट है, जो एंड फाइट होती है, वो उसी लेवल की है। एंड अगर मैं पर्सनली खेल रहा होता उस फाइट को तो मैं काफ़ी ट्राइज लेता उसको मारने के लिए, पर इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे देख के ही लग रहा था। एंड थॉर से जो है वो हमारा 2 इंट्रैक्शंस होते हैं या 2 कॉन्फ्रंटेशंस होते हैं। सबसे पहली वाली जो फाइट है वो डेवलपमेंट बेसिस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि थॉर का जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे बिल्कुल भी
एक्सप्लेन्ड नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड कैरेक्टर है। एंड सेकेंड वाली जो फाइट होती है वहाँ पे थॉर बस प्योर रेज में रहता है, प्योर गुस्से में रहता है। गुस्सा उसे पहले बात का भी रहता है क्योंकि उसके 2 बेटे मर जाते हैं। एंड फर्स्ट वाली में वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में क्रेटोस से लड़ता है। सेकेंड में वो फुल्ली अनलीश अपनी जो है वो रैथ अनलीश करता है। सो सेकेंड फाइट इज़ लाइक रियली वेरी गुड एंड द होल जो उसको स्प्रेड किया हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड द डिज़ाइंस ऑफ द कैरेक्टर्स आर रियली वेरी गुड। उसके बाद में गेब ने एक बहुत ही मेजर चंक पे या बहुत ही मेजर कंक्लूजन पार्ट पे फोकस करा है। वो ये है कि रिलेशनशिप्स बिटवीन अ फादर एंड सन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 3 रिलेशनशिप्स देखने को मिलती है। सबसे पहले क्रेटोस और अट्रेयस की, दूसरी मिलती है थॉर की एंड जो उसके बच्चे हैं, थॉर के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मैग्नी, मोदी और एक और जो उसकी बेटी रहती है वो है थ्रूड। एंड ओडिन के जो बेटा है वो है थॉर एंड एक रहता है अपना बॉल्डर। सो यहाँ पे जो एक 3 वैरायटी ऑफ रिलेशन बताई है। क्रेटोस बीइंग क्रेटोस, ही इज़ लाइक रियली सीरियस कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर जो है वो रेज पे, गुस्से पे, एंड उसका जो चाइल्डहुड रहा है, उसकी जो कुछ भी उसका जीवन रहा है, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा है। सो ही डजंट ट्रस्ट एनीवन ईजीली। एंड उसके लिए एक ओपन कैरेक्टर होना एंड दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाना है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि किस तरीके से क्रेटोस के कैरेक्टर को डेवलप करा है एंड कैसे वो अट्रेयस के सामने ओपन होता है। एंड अट्रेयस के कैरेक्टर को देख के मुझे ये लगा कि उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट को और सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करा है। अट्रेयस का कैरेक्टर अभी यंग है, वो अभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी एक मैं बोल सकता हूँ कि अपनी सोच को बढ़ाने की सोच मतलब ट्राई कर रहा है। एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरीथिंग ही इज़ सीइंग, ही इज़ वॉचिंग। क्रेटोस बीइंग अ लिमिटर, क्योंकि अट्रेयस जो है वो बहुत ज़्यादा, एक बच्चे का दिमाग कैसा होता है, बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो क्रेटोस बीइंग अ ट्राइंग टू बी अ रियली गुड फादर फिगर इन फ्रंट ऑफ हिज सन, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि अपने हर चीज़ पे आप कंट्रोल रखो बिकॉज यू आर अ वॉरियर। क्रेटोस के ऊपर दूसरा बर्डन भी है क्योंकि उसको प्रोफेसी में ये दिख जाता है कि वो मरने वाला है। सो अगर क्रेटोस मर गया तो अट्रेयस को अपने आप में अकेले सर्वाइव करना है। एंड हाउ ही शुड ट्रेन, ही शुड ट्रस्ट, बिकॉज ट्रेनिंग दोनों तरीके की होती है, एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है और एक मेंटल ट्रेनिंग होती है। सो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव जो हमें बताया गया है फ्रॉम अट्रेयस कैरेक्टर एंड क्रेटोस कैरेक्टर एंड द कन्फ्रंटेशन दीज टू हैव इन द स्टोरी, जो वो बात करते हैं, इसे एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी हमें एक्सप्लेन कर दी जाती है। एंड ये एक बहुत ही मेजर एक्सप्लेनेशन भी हमारे सामने रखते हैं फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियो कि बात करने से चीज़ें कितनी ज़्यादा सही हो जाती है। एंड बात करने से भी ऊपर एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से बहुत सारी चीज़ें कैसे हल हो जाती है, कैसे सॉल्व हो जाती है। एंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है ऑफ अ डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ सन। सो अट्रेयस का जो कैरेक्टर है वो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा डेवलपमेंट के लिए लगा बिकॉज सबसे पहले तो वो बच्चा है एंड एक बच्चे के सामने उसके फादर के मरने की प्रोफेसी आ गई है एंड वो उसको चेंज करना चाहता है। सेकेंडली क्रेटोस बीइंग क्रेटोस थोड़ा हार्ड तो है ही है, ठीक है, आप मानो या नहीं मानो। हाँ, क्रेटोस के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा लगाव मेरे मन में भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ही हैज़ बिन अ मेन कैरेक्टर एंड ही इज़ द गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। एंड उसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। बट
यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हमें देखना चाहिए फ्रॉम द कैरेक्टर बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ कोई भी कैरेक्टर की, बट ग्रेट जो अट्रेयस का जो कैरेक्टर है उसने बहुत सारी गलतियाँ करी, बट लेटर ऑन द सीरीज़ उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने ये गलतियाँ करी है। एंड उसके कैरेक्टर के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर अट्रेयस का कैरेक्टर ऐसा रह जाता कि उसके मन में उसने कोई ट्राई नहीं करा, उसके फादर ने उसे रोक के रखा, सो उसके कैरेक्टर के जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती। जब वो उस चीज़ को फेस करता है, उस चीज़ को वो विटनेस करता है कि कैसे मेरी गलती की वजह से रेल्म्स में जो तबाही मच रही है ये मेरी गलती के कारण है, मेरे जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण है, या मैंने आपकी बात नहीं सुनी उसके कारण है। सो एंड जब अट्रेयस क्रेटोस से दूर चले जाता है तो उसको भी ये समझ आता है कि उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं। सो इन दोनों के पर्सपेक्टिव को सबसे पहले जो उन्होंने एक्सप्लेन कराया ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड उनके रिलेशनशिप को जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लोर कराया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड दे रियली 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 वेल डेवलप दीज बोथ कैरेक्टर्स ऑन उनके रिलेशनशिप। ना जब थॉर का एंड क्रेटोस का फर्स्ट कन्फ्रंटेशन होता है, सो क्रेटोस उसे बोलता है कि तुम इस डिस्कशन में भी मोदी को लास्ट में लाए। सो यहाँ पे वो उसके अब मतलब जो ही बीइंग मतलब जो भी रिलेशनशिप उसके बच्चों के साथ में उसकी रहती है वो उसके ऊपर क्रेटोस एक क्वेश्चन करता है, बिकॉज क्रेटोस इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट फेज। एंड वो मोदी और मैग्नी को देख के ये रियलाइज़ करता है कि वो किस चीज़ से गुजरे होंगे। सो मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इसके ऊपर फोकस करा। थॉर बीइंग अ रियली वांट्स टू बी अ रियली वेरी गुड फादर, बट उसके फादर के साथ में थॉर के जो ओडिन के साथ में रिलेशंस रहते हैं, ओडिन थॉर को सिर्फ और सिर्फ एक मसल की तरह ही समझता है, वो उसे सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर की तरह समझता है। वो ये नहीं समझता है कि उसके अंदर भी इमोशंस है, वो भी अप्रिसिएशन चाहता है, वो भी लगाव चाहता है। उसको वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन की तरह या एक वेपन की तरह देखता है। एंड दिस इज़ वेयर द कैरेक्टर ऑफ थॉर इज़ लाइक वो लेयर्स में बनता है। वो जो मिशंस जहाँ पे अट्रेयस एंड थॉर एक साथ मिशन पे जाते हैं एंड मास्क को वो जो एक्सप्लोर करते हैं या वो देखते हैं उसको, सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था सीरीज़ में थॉर के कैरेक्टर को समझने के लिए। एंड थॉर के कैरेक्टर से हमें ये भी समझ आता है कि एक कैरेक्टर की लेयरिंग कितनी प्रॉपरली हो सकती है, एंड एक सिंपैथी हमारे अंदर आ जाती है थॉर के कैरेक्टर को लेके, बिकॉज इन दी एंड ओडिन थॉर को मार देता है। उसको मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर। सो यहाँ पे 3 जो है रिलेशनशिप्स या बॉन्ड के बारे में हमें एक्सप्लेन करा गया है। थ्रूड और थॉर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं बस इतना ही बोलूँगा। थ्रूड इज़ ए रियली एम्बिशियस गर्ल, उसको वैल्करी बनना है, उसको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, एंड उसकी माँ बस ये चाहती है कि वो वैल्करी ओडिन के लिए ना बने, क्योंकि शी नोज़ द रियलिटी ऑफ ओडिन। एंड जब वो ये सारी चीज़ें देखती है, एंड थ्रूड का जो कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ही वहाँ से शुरू होता है कि वो अपनी फैमिली को, वो ओडिन को बहुत ऊंचा मानती है, एंड वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, द अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ हर फैमिली, और उन सारी चीज़ों को वो बहुत मानती है। इसीलिए वो जो है उसको यहाँ से हटा देना, यानी कि वैल्करी वो ओडिन के लिए ना बने, उसकी मदर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे बताना। सो एक ये वाली चीज़ भी यहाँ पे जो है वो हमें बताई गई है। नाउ द अदर कैरेक्टर्स, सबसे पहले जब ओडिन की बात चली रही है तो ओडिन के कैरेक्टर के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओडिन्स मैडनेस, किस तरीके से उसका जो पागलपन है, उसका जो एक ऑब्सेशन है
कि मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। एंड हाउ ही पोर्ट्रेज अ फुल इमेज ऑफ गॉड इन हिज ओन वर्ड्स, जैसे वो क्रेटोस को बोलता है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने वर्शिप करा है, या क्या तुम्हें कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला है। ये बहुत ही सटल इम्पैक्ट डालता है क्रेटोस के कैरेक्टर के ऊपर, बिकॉज क्रेटोस इन हिज यंगर लाइफ वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता था किसी के बारे में। व्हेन ही डिस्ट्रॉयज द ग्रीक जो मैथोलॉजी रहती है, जहाँ पे वो आई थिंक सो ग्रीक मैथोलॉजी ही है वो, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो जहाँ पे वो ज़्यूस को से लड़ता है, उसे मारता है, वो जितने भी गॉड्स हैं, हरक्यूलिस और पोसाइडन, सबको मारता है वो। सो वहाँ पे ही डजंट रियली केयर अबाउट एनीवन, उसको बस अपने वेंजेंस के बारे में ही फिक्र रहती है। पर यहाँ पे जब ओडिन उसे बोलता है कि आपको लोग, जब किसने तुम्हारे को पूछा है या किसने तुम्हारी पूजा करी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक डर के पूजा करना एंड आउट ऑफ अप्रिसिएशन आपको लोग मानते हैं या कुछ आपके लिए अप्रिसिएशन रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट मैं बोलूँगा टुवर्ड्स द एंड सीन, क्योंकि एंड सीन में हम वही जायंट की प्रोफेसी देखते हैं एंड वहाँ पे क्रेटोस एक बहुत ही अच्छे फिगर की तरह हमें दिख रहा है एंड लोग जो हैं वो उसे बाउ डाउन कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी है। एंड दिस इज़ वाई क्रेटोस उसका डिसीजन चेंज करता है एंड वो लोगों की हेल्प करने को अब शुरुआत करता है। इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी रैग्नारॉक से, जब ओडिन एसगार्ड के जो जितने भी लोग रहते हैं उनको वो उनकी जान की परवाह नहीं करता है, वो उनके लिए उसके लिए वो कुछ नहीं रहते हैं। एंड 9 रेल्म्स के जितने भी लोग हैं वो ओडिन के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, इवन कोई भी उसके लिए मायने नहीं रखता है। उसका जो पागलपन है, उसका जो ऑब्सेशन है ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसके लिए। सो यहाँ पे एक बेस कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में भी बताया गया है। व्हेन अट्रेस आस्क ओडिन कि क्या तुम अपने आप को बदलोगे, क्या तुम अपने आप को चेंज करोगे, सो ओडिन उसे जवाब देता है कि मैं कभी बदल नहीं पाऊँगा। एंड यहाँ पे बेस कैरेक्टर डेवलपमेंट में से बोलता हूँ हर बार, एक बेसिकली मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में एंड उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ये मेरा टेक है, हालांकि मैं बहुत गलत भी हो सकता हूँ इस बारे में एंड पर फिर भी बात करते हैं, डिस्कशन करके देखते हैं एक बार। सो द कैरेक्टर ऑफ ओडिन, he has been obsessed with that mask of truth from years and ओडिन की एज को देख के मुझे लगता है कि वो कई सेंचुरीज से उसके मास्क के पीछे लगा हुआ है एंड बहुत डेकेड्स से वो अपनी रिसर्च कर रहा है, पर उसको नहीं मिल रहा है कुछ भी, उसको ट्रूथ नहीं मिल रहा है बेसिकली। एंड वो जो पूरा का पूरा एक सीन होता है ऑफ हिम कमिटिंग जो भी है वो कर रहा है वहाँ पे टू सीक द ट्रूथ, वो उसको सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसके बारे में, उसके लिए। एंड वो उसकी फैमिली को उसके लिए ख़त्म कर सकता है, वो लोगों को ख़त्म कर सकता है, वो बोलिए 9 रेल्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है उसके लिए। सो यहाँ पे एक जो बेस पर्सनैलिटी होती है एक किसी भी पर्सन की, वो बहुत उन्होंने बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, बताई है एंड मुझे देख के काफ़ी बढ़िया लगा। सो उसके बाद में द बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑफ दिस गेम इज़ सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक आई हैव एवर हर्ड इन अ गेम। मतलब मैं बहुत बड़ा गेमर तो नहीं हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गेम्स अभी नहीं खेल पाता हूँ, मैं पहले खेलता था क्योंकि पहले ज़्यादा समय रहता था। सो बहुत फ्रीक्वेंटली तो मैं नहीं खेलता, बट हाँ मेरी जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ रही है गेम्स की वो है प्रिंस ऑफ पर्शिया एंड असैसिन्स क्रीड, फार क्राई, ये सब मुझे बहुत पसंद है सीरीज़।
and one of the best musics I have heard in a game is from God of War, and God of War Ragnarok is totally a really well मतलब इतना बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक था उसका कि मैं क्या बताऊँ. बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने उसको मैनेज करा है. एंड क्रिस्टोफर जज सर, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग विद द कैरेक्टर्स नेम, विद द एक्टर्स नेम, उन्होंने क्रेटोस को आवाज़ दी है. एंड यहाँ पे क्रिएटर्स ने भी बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को यहाँ पे नोटिस करा है. जब वो भाग रहा है, जब वो गुस्से में है, जब वो कुछ सोच रहा है, जब वो कोई डिसीजन ले रहा है, हर एक चीज़ पे एक बहुत ही ज़्यादा सटलिटी से ध्यान दिया गया है. एंड इतनी बढ़िया वॉइस एक्टिंग उन्होंने उस कैरेक्टर की करी है कि मेरे पास शब्द नहीं थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए. जब मैं उसे देख रहा था तो मुझे काफ़ी बहुत बढ़िया लग रहा था. सो अब यहाँ से अपन जो है वो एंडिंग के बारे में बात करते हैं, द कंक्लूजन ऑफ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक. सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ पहले ही कि क्रेटोस अपनी प्रोफेसी देखता है, एंड क्रेटोस अपनी प्रोफेसी के बाद में हेल्प करना लोगों को शुरू करता है. इवन बिफोर इट, अगर वो उस प्रोफेसी को नहीं देखता तो भी वो लोगों की हेल्प करना बिल्कुल अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को मानता, क्योंकि अब उसके व्यू पॉइंट्स बहुत बदल चुके हैं. ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि हाउ अ कैरेक्टर इफेक्ट्स अ कैरेक्टर. एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे मास्टरपीस शोज़ हैं जिनमें ऐसा हुआ है. एक बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी जो कि लोगों को, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक मॉन्स्टर पर्सनालिटी ऑफ क्रेटोस, जो कि बहुत ग्रूसम है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ही वो मतलब मारने से रुकता नहीं है. वो उसको कंट्रोल करना, उसको कैप्टिवेट करना एंड टर्निंग हिम टू बी अ रियल अनदर गाय. सबसे पहले तो इसमें फे की भी फे का भी जो है वो बहुत बड़ा हाथ है इन टर्निंग क्रेटोस कैरेक्टर अराउंड. उसके बाद में एक जो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा वो लगा था, जो स्टोरी जो एंड में आती है जहाँ पे क्रेटोस एक आदमी के बारे में बात कर रहा होता है जिसके लॉग्स रहते हैं. ठीक है, सो मुझे ऐसा लगा कि क्रेटोस ने अपनी कहानी को बदल दिया. वो अट्रेयस को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, बेसिकली जो पूरा गेम रहा है वो गेम की स्टोरी लाइन रही है. एंड में क्रेटोस को मरना था, ऐसी प्रोफेसी हुई थी, एंड ऐसा पूरे के पूरे गेम में कैरी फॉरवर्ड करा गया है. सो क्रेटोस को इन दी एंड ये लगता है कि जितनी भी प्रोफेसीज जायंट्स ने दी है वो सारी सही रही है. एंड अगर इन प्रोफेसीज के हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ तो इन दी एंड में मर जाऊँगा. एंड वो अट्रेयस को ये समझाने की कोशिश करता है कि हर एक इंसान या कोई भी जो यहाँ पे है उसको एक ना एक दिन जाना है. पर जब अट्रेयस सो जाता है एंड अट्रेयस क्रेटोस को बोलता है कि आप आपकी जो स्टोरी है उसको आगे कंटिन्यू करिए, तो वो उसमें क्रेटोस ये लाइन ऐड कर देता है कि वो डेथ से जो है वो ताकत मांगता है कि उसे वो लॉग्स उठाने की वो ताकत दे. एंड ही मतलब वो आगे जीता रहने की जो है वो या जीने की विश करता है. सो ये मुझे बहुत ही एक ब्यूटीफुल कहानी लगी. एंड ऐसी जो शॉर्ट स्टोरीज़ रहती है बीच बीच में किसी भी एनिमे में या किसी भी शो में या एक गेम में, बेसिकली इट्स अ सिनेमैटिक मास्टरपीस यार. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था. गेम या सिनेमैटिक जो भी बोलो आप उसे. नाउ द एंडिंग मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा पहले, एंड मतलब जो अपन ने डिस्कस करा उसके बारे में. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एंडिंग, द जर्नी अट्रेयस इज गोइंग ऑन. द अट्रेयस की जो जर्नी की शुरुआत है, द बिगिनिंग ऑफ अट्रेयस जर्नी. सो अट्रेयस अपने फादर को ये बोलता है कि मुझे अपने चीज़ों को अकेले देखना है एंड मुझे समझना है
एंड मुझे एक्सप्लोर करना है अपने आप में ही। सो यहाँ पे क्रेटोस जो है वो उसको सपोर्ट करता है कि आप अगर अकेले चीज़ों को देखोगे सो एक जर्नी डिफरेंट होगी, एंड हमें जितना साथ में रहना था, हमें जितना साथ में एक एक्सपीरियंस करना था, टू यू बी अ ग्रेट फाइटर, अ ग्रेट वॉरियर, एंड अट्रेयस को इस लायक बनाना कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोई भी सिचुएशन में। सो यहाँ से एक इंडिविजुअल जर्नी जो शुरुआत होती है अट्रेयस की, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इन द एंड सीक्वेंस। उसके बाद में जो मुझे एक बस यार इतना ही मुझे समझ में आया उससे। बाकी ये ज़रूर मुझे लगा कि हाउ द कैरेक्टर्स हैव टर्न्ड आउट टू बी। सिंड्री के कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लेन या ज़्यादा बताया नहीं गया था, एंड बेसिकली वॉर के बाद में जो वॉर के ऊपर जो एनालिसिस या जो भी उनका व्यू पॉइंट रहा है उसके बारे में तो मैं अपन बात करेंगे बाद में ही। पर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, फ्रेया का जो कैरेक्टर है, हाउ वेंजेंस डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एंड डजंट कंप्लीट एनीथिंग, सो वो ऐसी चीज़ है। बाकी जो मुझे लगा वो इतना ही था अबाउट द एंड। बाकी और मुझे मतलब समझ में आता है स्टोरी के बारे में तो मैं और डिस्कस करूँगा आगे। अब बात करते हैं अबाउट वॉर। क्रेटोस के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो हमेशा से ये रहते हैं कि अट्रेयस कभी भी वॉर को ना जाए या अट्रेयस कभी भी उसके जैसा ना बने, क्योंकि जो बर्डन होता है, जो फीलिंग होती है एंड जो नुकसान होता है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि क्रेटोस एक ऐसा मतलब जो भी बन जाता है वो, कि उसको सबसे पहले तो बहुत रिग्रेट्स रहते हैं अपनी लाइफ से, एंड वो उन्हीं चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए यहाँ पे इस जगह पे आता है एक नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए। पर यहाँ पे भी उसे वो शांति नहीं मिलती है, एंड वो ये नहीं चाहता है कि जिस तरीके की मिजरी से वो गुजरा है अट्रेयस उस चीज़ से गुजरे, एंड इसीलिए वो चाहता है कि कभी भी अट्रेयस वॉर में ना जाए। पर यहाँ पे एक ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि आप कितना भी कंट्रोल करें सिचुएशंस को, जिस तरीके से वो होने वाली है वो होके ही रहेगी, एंड बहुत एक मतलब सिग्निफिकेंट, आप कितने भी पावरफुल हों आप किसी की फेट को चेंज नहीं कर सकते हो, एंड किसी की भी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, एंड हाउ द कैरेक्टर और हाउ दे विल ग्रो अप टू बी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी जल्दी से बात करते हैं। एक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि बहुत सारे जो कैरेक्टर सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे तो नहीं थे, कुछ कैरेक्टर सेक्रीफाइसेस थे यहाँ पे। एंड जैसे फ्रेया का जो ब्रदर भाई रहता है उसको एक कवर अप सिचुएशन देने की कोशिश करी कि उसकी डेथ जो है वो मैं उससे छीन नहीं सकती थी, एंड उसका जो डेथ का राइट है जो भी है वो मैं उससे छीन नहीं सकती थी, और उसका जो कैरेक्टर सेक्रीफाइस है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, एंड उन्होंने थोड़ा सा उसको मतलब जल्दी डेवलप करके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके जो है वो करा था। बट सबसे जो मेन मुझे शॉकिंग पॉइंट लगा था वो था ब्रॉक का। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंड्री का जो कैरेक्टर है वो मर जाएगा, पर सिंड्री के कैरेक्टर के साथ में कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंड रियली मुझे बहुत दुख हुआ था उस मोमेंट पे जब ब्रॉक मर गया था। सो जो कैरेक्टर सेक्रीफाइसेस हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो मुझे ठीक लगे थे, एंड ब्रॉक के बारे में और सिंड्री के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सो ये दोनों भाई एक साथ रहते हैं, वो एक परिवार हैं, एंड वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो हंसी खुशी वो रह रहे हैं। इवन सिंड्री जब ब्रॉक मर जाता है तो वो उसकी सोल को लेने के लिए वहाँ जाता है एंड उसके सोल को वापस लाता है। ब्रॉक को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, सिंड्री को ये चीज़ खाते रहती है कि
मैं उसको ये चीज़ बता दूँ। सो ब्रॉक को जब ये पता चलता है, सो उसको सिंड्री के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। एंड सिंड्री को भी कहीं ना कहीं ये रहता है अंदर मलाल कि मेरे को उसको ये चीज़ बता देनी चाहिए, मुझे इतना बड़ा सा छुपा के रखना नहीं चाहिए। पर ब्रॉक जो है वो कहीं ना कहीं एक क्रेटोस भी एंड बहुत सारी जो हैं वो कि अच्छाई के लिए है वो समझाया है। इन दी एंड जब वो मर जाता है, सो वो उसे बोलता है कि एक्सेप्ट इट एंड लीव मी बी, मतलब जो भी है, लीव में भी तो नहीं, वो नहीं बोलता होगा, बोला होगा, पता एग्जैक्ट डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा है अभी सिचुएशन में। सो सो वो बहुत ही अच्छा था। एंड कितनी भी चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करी जाए, अगर इन दी एंड अ कंक्लूजन इज़ देयर, सो यू कैन नॉट, मतलब आप उसको मतलब चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकते हो। यू जस्ट आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली। एंड जो कैरेक्टर चेंज उसके बाद से उसके अंदर आता है, सिंड्री के अंदर, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इतना खुश जो है कैरेक्टर रहता है उसका, इतना बातूनी कैरेक्टर उसका रहता है, एंड एकदम से वो सीरियस हो जाता है। अट्रेयस के लिए उसके अंदर एक गुस्सा रहता है, बिकॉज अट्रेयस बीइंग अट्रेयस अनोइंग कैरेक्टर तो है उसका ही, क्योंकि देखो यार, एक्चुअली में ही इज़ अ चाइल्ड एंड ही नीड्स डेवलपमेंट। एंड वो अटैक करता है सिंड्री के ऊपर, फिर वो उसके सिंड्री एक बहुत बड़ा रीज़न मानता है उसके भाई की डेथ के लिए अट्रेयस को, जो कि ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि जो भी डिसेप्शन ओडिन क्रिएट करता है टीयर के कैरेक्टर के थ्रू, उससे सभी जो है वो उसे डिसीव हो जाते हैं बेसिकली, इवन सिंड्री हिमसेल्फ। इन दी एंड ब्रॉक अपने मतलब जो है वो उसको डिस्कवर कर लेता है, बट ब्रॉक्स कैरेक्टर सेक्रीफाइस और कैरेक्टर डेथ वाज लाइक रियली वन ऑफ द मतलब बेस्ट सीन्स and one of the most emotional scenes of the series. So वैसे मैंने वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट इट वाज लाइक जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है वो अच्छी मतलब रहती है। सो नाउ कंटिन्यूइंग, उसके बाद में जो उसके कैरेक्टर में शिफ्ट्स आते हैं, एंड हियर इज़ द थिंग अबाउट फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप्स। हर एक चीज़ में ये ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआत से लेके आखिरी तक सिर्फ अच्छी ही हो। एक अच्छी चीज़ वो भी होती है जहाँ पे आपके अंदर डिफरेंसेस आपके बीच में आ गए हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, पर फिर भी आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप एक दूसरे को समझने की और उस डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। So this is also a part which I really liked. And सिंड्री का जो कैरेक्टर है वो रियली उसके कैरेक्टर के साथ में बहुत अच्छा हो इन फ्यूचर। आई रियली विश दैट। सो एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर सिंड्री। It was really one of the best sequences, but really one of the most emotional sequences of the game. So ब्रॉक और सिंड्री के बारे में बात हो गई है, एंड अब सिंड्री के इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में भी बात हो गई है। उसके बाद में फाइटिंग कोरियोग्राफी, आई रियली लाइक द फाइटिंग कोरियोग्राफी ऑफ द गेम। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर तो ठीक ही हैं, बट सामने वाले जो कैरेक्टर्स हैं, द एंटेगनिस्ट, उनकी भी कैरेक्टर की जो फाइटिंग है या हाउ दे आर इन द सिनेमैटिक सीक्वेंसेस लेफ्ट, मतलब सिनेमैटिक सीक्वेंसेस ठीक है, सिनेमैटिक सीक्वेंसेस के अलावा द गेम प्ले में भी वो बहुत अच्छी लगती है, एंड बहुत एक मैं बोल सकता हूँ कि फ्रेश लगती है देखने में। नाउ द कंसेप्ट ऑफ जायंट्स, यहाँ पे जो कंसेप्ट है जायंट्स का वहाँ पे, और हाँ एक एंडिंग सीक्वेंसेस जो कंक्लूजन्स वाला जो पार्ट था वहाँ पे मुझे ये समझ आया कि जैसे उनको सब कुछ पता रहता है, प्रोफेसी में उनको ये पता रहता है कि इन दी एंड क्रेटोस मर जाएगा। सो वो उसे कोशिश करते हैं कि वो उसे चेंज कर पाएँ, बट फे का जो प्लान रहता है
वो ये है कि वो उन्हें बताएं नहीं उनकी स्टोरी के बारे में कम्प्लीटली, एंड इसके कारण वो जायंट्स जो कि उसके अपने हैं वो उनके अगेंस्ट ली जाती है उस चीज़ को करने के लिए। सो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपको सब कुछ पता है एंड तो आपके जो कर्म है या जो भी आपका एक मैं बोल सकता हूँ कि वर्किंग एबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है। रैदर आप बिना जाने उन चीज़ों को कर पाएँ तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे या ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे उस चीज़ के अंदर, या उस परिस्थिति को जो कि आपके सामने आधी अधूरी पड़ी हुई है उसको आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सो ये मुझे इससे लगा अबाउट द एंडिंग। नाउ कमिंग बैक टू द कैरेक्टर्स, द स्टोरी ऑफ द जायंट्स जो हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस बीइंग्स हैं एंड दे आर रियली वेरी पावरफुल, मैजिकल, एंड बहुत सारी जो एंगर बोला का जो कैरेक्टर है वो जिस रेल्म में रह रही है या वो जिस जगह पे रह रही है, रेल्म आई थिंक सो गलत शब्द होगा, वो जिस जगह पे रह रही है, अट्रेयस वहाँ कैसे गया, उसके बाद में एंगर बोडा किस तरीके से ट्रैवल कर रही है। सो यहाँ पे सीरीज़ मतलब गेम के अंदर अगर क्लू दिया भी गया होगा तो मैंने नोटिस नहीं करा होगा बेसिकली, पर यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं जायंट्स के उस पे, मतलब जायंट्स क्या हैं बेसिकली, एंड देयर आर जायंट्स जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के या आइडेंटिटी को बदल के रह रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक जायंट जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता साइज़ में। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो बहुत ही टॉल हो या एज अ जायंट दिखे, क्योंकि हमने जैसे टीयर को देखा तो टीयर अगर बोला जाए या देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा टॉल पर्सन की कैटेगरी में भी आ सकता है। एंगर बोरा का कैरेक्टर सेम, अट्रेयस का कैरेक्टर सेम, फे का कैरेक्टर सेम, ठीक है, क्योंकि क्रेटोस की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है वहाँ पे इस गेम में, एंड फे एंड क्रेटोस आर मोस्टली सेम हाइट। एंड टीयर के कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे अपन। सो अभी कमिंग बैक टू द जायंट्स, फ्यूचर गेम में मोस्टली जायंट्स के बारे में ही होने वाला है। वो जो छोटे छोटे जो बॉल लाइक स्टफ थी, ठीक है, जहाँ पे सबकी अपनी अपनी एक नाम से एक बॉल रहती है, बॉल ही मैं बोलूँगा उसे। सो या फिर जो भी है वो जो बॉल लाइक जो स्टफ रहता है, सो उसमें भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो कवर करेंगे आगे। एंड जायंट्स के बारे में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। देखो जायंट्स जो है वो गॉड ऑफ वॉर 3 में भी आए थे, क्योंकि देखो मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 खेला है, मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 खेला है, मैंने प्रीवियस गॉड ऑफ वॉर्स नहीं खेले क्योंकि उसमें चलो छोड़ो। हाँ, बाकी एज मुझे स्टोरी ज़रूर पता है कि क्या है, बट हाँ जायंट्स एक बहुत बड़ा एक ह्यूज टॉपिक होने वाले हैं डिस्कशन के लिए। एंड अभी जो है वो मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में, इन पर्टिकुलर टू जायंट्स। नाउ कमिंग बैक टू बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, मेरे ख्याल में मोस्टली मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। एंड बाकी जो भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि वैलहला का जो सेटअप रहा एंड द वे द आर्मी ऑफ द अनडेड या जो भी है कि वो पहले से ही मर चुके हैं एंड उन्हें वापस समन किया जा रहा है। सो ये एक बहुत ही बड़ा एक ह्यूज कंसेप्ट रखती है हमारे सामने कि हाउ द वॉर इज़ गोइंग टू बी, एंड एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हमारे सामने। सो एक ऐसी एक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ का वर्ल्ड हमारे सामने आ जाता है। एंड फ्रेया के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। फ्रेया का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वेंजेंस के तरफ जाता है, वेंजेंस लेना चाहता है फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ क्रेटोस, फ्रॉम क्रेटोस बेसिकली। सो
क्रेटोस उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वेंजेंस जो है वो तुम्हारे हार्ट में या तुम्हारे दिल में कभी भी एक फुलफिलमेंट या एक जो कमी जो तुम महसूस कर रही हो उसको वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वो हार्ट में जो तुम्हारी कमी है वो हमेशा से रहेगी। एंड इन दी एंड व्हेन क्रेटोस ऑफर्स ओडिन्स जो मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ या सोल टू फ्रेया, तो फ्रेया उसे जो है वो अनएक्सेप्ट कर देती है। बस शी वांटेड हिम टू सफ़र सम काइंड ऑफ रैथ और समथिंग, या जो भी है उसे एक रियलाइजेशन करवाना चाहती थी। एंड फ्रेया के कैरेक्टर के ऊपर भी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। टीयर का कैरेक्टर मुझे ऐसा लगा कि सीरीज़ में जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसे इंट्रोडक्शन उसका किया था टियर के कैरेक्टर का, मुझे लगा भाई ये बहुत बड़ी गलती कर दी है उन्होंने इस कैरेक्टर को ऐसा बना के। क्योंकि बेसिकली जो टियर का कैरेक्टर है जिससे एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी रखी थी, ना तो उसे स्क्रीन टाइम मिल रहा था ना तो उसका कुछ हो रहा था, बट इन दी एंड व्हेन ओडिन रिवील्स हिज ट्रिक एज टियर, तो वो देखने में बहुत बढ़िया लगा मुझे। एंड वो इतना वेल डेवलप्ड लगा मुझे कि मैं एकदम सबसे पहले तो मैं शॉक में आ गया था। एंड दीज सडन डेवलपमेंट्स आर रियली वीक, कंसिडर टू बी रियली वीक, पर ये डेवलपमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही वेल डिफाइंड लगा। एंड काफ़ी एक मुझे जो है वो फीलिंग आई कि उन्होंने काफ़ी अच्छा उसे करने की कोशिश करी थी। एंड दे रियली डिड अ वेरी ग्रेट जॉब विद टियर्स कैरेक्टर एंड क्रिएट जो वॉर पे जो टेक ऑन होता है किसी का भी, ठीक है, टियर का जो वॉर पे एक पॉइंट ऑफ व्यू था या उसका एक टेक था वॉर के ऊपर, वो ऐसा था कि वो वॉर नहीं चाहता है वो, या बहुत ही टूटा हुआ कैरेक्टर रहता है बेसिकली। वो सबको मिलाने की कोशिश करता है, सबको जोड़ने की कोशिश करता है। देखो आई नो कि ओडिन ने जो है वो डिस्गाइज किया था एज टियर एंड उनके प्लान्स जानने के लिए या जो भी जानने के लिए वो जो भी करता है या है जो भी है, बहुत सारी चीज़ें। सो मुझे टियर का जो कैरेक्टर है ना उसकी जो फिलॉसफी है, क्योंकि वॉस बिंग नथिंग बट सैडनेस। एंड बहुत ग्रेट शोज जो कि मैंने नोटिस करा है आर रियली हैव एक्सप्लेन्ड इट रियली वेरी प्रिसाइजली, और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वॉर्स इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक बेसिकली एक फैमिली में एक इंसान है जिसके ऊपर फैमिली बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, या एक पूरी की पूरी फैमिली ही ख़त्म हो जाना, एक पूरा परिवार ख़त्म हो जाना, या 2-3 इंसान 4 इंसान एक 5 जनों की फैमिली में से कम हो जाना, कितना एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता है किसी के भी ऊपर, कि किसी के भी मतलब दिल के ऊपर या जो भी है। सो यहाँ पे वॉर का जो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में बताया गया है गेम के में, जो है वो कमेंट करा गया है। एक और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि एट्रेस जो है वो अपनी गलतियाँ खुद करता है, एंड क्रेटोस भी जो है वो उसे गलतियाँ करने से उसको मतलब ऑफकोर्स उसको इनकरेज तो नहीं करता है वो, पर हाँ वो एक स्टैंडिंग कि अगर तुमने गलती करी है, और रियल फादर कि अगर तुमने गलती करी है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, एंड ये गलतियां जो है वो तुम्हारे से होगी, क्योंकि मैंने भी अपने यूथ में जो है वो कई सारी गलतियां करी थी। तो अपने पास्ट के थ्रू नहीं डिफ़ाइन होते हो, तुम उससे डिफ़ाइन होते हो कि तुम अभी क्या हो। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड गेम में मैंने बहुत ही ज़्यादा, गेम भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छी लगी एक्सेप्ट द सेक्रीफाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू। वो सेक्रीफाइसेस नहीं होते तो भी इतना ज़्यादा कुछ
ऐसा होता नहीं, बट इट्स ओके। सब थोड़ा बहुत लोगों को तो मानना पड़ता है, एंड इट इज़ रियली ओके फॉर मी। बट आई really loved the game. I really loved the cinematics, and I really loved the points and the arcs and the storyline, the whole concept of the game, and how they really focused on each and every single detail of the game. उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही बारीकी से डिस्कवर करा है, एंड गलतियाँ करना या बेसिकली आप जब एक कोई भी काम करते हैं या बेसिकली आप एक बहुत जो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सो आपको उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी या आप फेलियर्स के थ्रू जाओगे, आपसे मिस्टेक होगी, क्योंकि आप जो है आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस तो है नहीं। सो आप एक गलती वाले फेज से गुजरते हो एंड अपने आप को करेक्ट करके उसको अगेन आप जो है वो ट्राई करने की कोशिश करते हो, एंड देन आप अगेन फेल होते हो एंड आप अगेन वापस से ट्राई करते हो एंड कोशिश करते हो कि आप वो करें। एंड आपके जो वेल विशर्स होते हैं वो आपके साथ में खड़े रहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम करो एंड हम साथ हैं, एंड आई विल सपोर्ट यू इन योर बैडेस्ट सिचुएशन, एंड आपको कोशिश करूँगा कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो एंड जीतो। सो रियली हाउ दे शोड दिस थिंग इन द गेम वाज, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मैंने बिल्कुल भी वो एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन चीज़ों के ऊपर भी गेम फोकस करेगा। एंड रियली आई सॉ अ मास्टरपीस इन फ्रंट ऑफ माई, मतलब वो कुछ अलग था यार, वो बहुत अलग चीज़ थी। एंड एक इन्फ्लुएंस के ऊपर भी जो है वो बात करी गई है, इन्फ्लुएंस के ऊपर, एंड हाउ एरोगेंस इज़ देयर। एरोगेंस मतलब हेमदाल का जो कैरेक्टर है, और इन्फ्लुएंस इज़ लाइक कि हाउ रियली इन्फ्लुएंशियल ऑडियंस कैरेक्टर वाज। अगर मुझे एक एपिसोड पर्टिकुलरली ऑडियंस के ऊपर बनाना भी पड़ा तो मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगा, कि वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव। उसको उसकी पावर्स तो ठीक है, उसके पास में बहुत सारी हैं, इन ही इज़ रियली वेरी पावरफुल, पर वो पावरफुल से ज़्यादा दिमाग कितना चलाता है उसको। वो थॉर को मार रहा है एंड उसके बाद में भी वो थ्रूड के कैरेक्टर को एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसे कन्विंस कर लेगा कि मैंने थॉर को एक सही चीज़ के लिए मारा है, ताकि वो थ्रूड को भी इन फ्यूचर यूज़ कर सके। इट वॉज लाइक रियली, जो मैं बोल सकता हूँ पिनेकल ऑफ इविल कैरेक्टर, उसके मुझे बहुत साइंस दिखे थे उसमें। एंड दिस एपिसोड इज़ रियली वेरी लॉन्ग। आई थिंक सो कि मेरा सबसे बड़ा एपिसोड आज तक जो कि मेरे चैनल पे अपलोड होगा, ये एपिसोड 53 मिनट का है। एंड आई थिंक सो कि 1 घंटे का नहीं होगा, 1 घंटे से पहले ही मैं इस एपिसोड को कंप्लीट कर लूँगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट प्लेड गॉड ऑफ वॉर, इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट द सीरीज़, आई वुड से आप रैग्नारॉक को प्ले करिएगा, एंड आप एक स्टोरी रीकैप देख लीजिएगा गॉड ऑफ वॉर 4 का, एंड देन आप इस गेम को वॉक थ्रू में देखिएगा। अगर आपके पास PS5 है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं, आप उसे खेलिएगा, इस गेम को एंजॉय करिएगा। एंड रियली वेल डायरेक्टेड, वेल कोरियोग्राफ्ड, फाइटिंग कोरियोग्राफी, वेल शॉट, सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कलर्स, उसके बाद में द आर्ट वर्क, द कैरेक्टर डिज़ाइन, द वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड द वर्ल्ड बेसिकली, उसके बाद में जो कंट्रोल्स हैं, द फाइटिंग जो भी है, एंड उसके बाद में द स्टोरी लाइन, सच एन इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कुछ भी चीज़ें जो है वो मिस हो गई हो इस एपिसोड पे, तो आई विल
डेफिनेटली मेक एन अनदर एपिसोड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है इस रिव्यू में और डिस्कशन आई वुड से, एंड आई वुड रियली लाइक यू टू कमेंट ऑन दिस वन. आप मुझे अपने थॉट्स बताइएगा एंड मैं कमेंट्स में भी आपसे पूरा डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा. एंड आई वुड रियली लव मतलब डिस्कसिंग अबाउट दिस गेम and the story and the character of Kratos himself. So बस यार इतना ही. आई थिंक सो कि मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ. अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना है तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू. एंड अगर आपने थोड़ा सा भी आपने इस एपिसोड को सुना या आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू. एंड बस यार इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं. एंड बस इतना ही. रिकमेंडेशन के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ. अगर आपके पास गेम कंसोल है तो आप खेल सकते हैं उसे. नहीं खेल सकते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वॉक थ्रू देखिए, मज़े करिए. बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है. एंड बाय बाय, टेक केयर. ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त ना मज़े करना. एंड बाय बाय. और रेटिंग आप समझ ही गए हो कि इतनी तारीफ़ कर चुका हूँ मैं. रेटिंग इज़ लाइक एक मैंने बहुत प्यारा गेम खेला था विच इज़ कॉल्ड असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग. असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग की स्टोरी लाइन मुझे सबसे बेस्ट लगी थी जो कि मैंने आज तक गेम खेले हैं उसमें. एंड ब्लैक फ्लैग को एक बेंचमार्क बना के मैं इस गेम को देख रहा था. एंड ट्रस्ट मी, ये उस बेंचमार्क के बहुत ऊपर पहुंच चुका है ये गेम. एंड सीरियसली दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ टाइम. सो इसी के साथ एपिसोड ख़त्म करूँगा. बाय बाय अगेन. एंड बस बाय बाय.